दिलदार पाकिस्तान की हालत हजरत की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। दिलचस्प सुर्खियां तहरीक से पहले, तहरीक के दौरान, असल में तो है तहरीक अदम इत्तफाक। उदास, गमगीन और अफसोसनाक सुर्खियां सुनते सुनते अल्लाह की रहमत से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त के आलमी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानियों के लिए शुक्र करने का वक्त है। किसी न किसी तरह मुल्क की सालमियत बरकरार रहे। इन सब सुर्खियों में एक सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात है वो है भारतीय कुछ अफराद के कमेंट्स, जो गालबन तादाद में तो ज्यादा नहीं है लेकिन हालिया तजर्बे के तहत बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं। एक तो वो खबर या इस किस्म की खबरें जो आम अखबारों में नज़र नहीं आती, जिनके बारे में हुकूमतें और सिक्योरिटी अदारे बाखबर होते हैं, या वो लोग जो किसी न किसी तरह संजीदा आलमी अदारों की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं दिनों एक अखबार की सुर्खी नज़र आई है, गालबन एशियन प्रेस है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मुख्तलिफ मुल्कों की हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका, भारत और इसराइल। इनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं इनके नाम आप जानते होंगे। वो सुर्खी थी कि इन अदारों को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नक्शे से बाहर करने का हुक्म दे दिया गया है और उसका नाम है, जो प्रोजेक्ट है उसका कोड नेम है केज अ टाइगर। इस किस्म के वाक़े या हादसे का तो हमेशा होता है, लेकिन उसे ब्लैक एंड वाइट में पढ़ना एक और बात है। ऐसे हादसे हम जब फिल्मों में देखते हैं और ख़ास तौर पर जेम्स बॉन्ड जैसी ग्लैमरस फ्रेंचाइज के ज़रिए, तो उसकी असल हकीकत और तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस खबर की तफसील में मैं जाना नहीं चाहती। आपके पास वक्त हो तो आप इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप सबसे दुआ करने के लिए ज़रूर दरख्वास्त करूँगी, जिसमें हम सब की बेहतरी है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक मजबूत लीडर और रहनुमा, जो कि वाकई में लीडर और रहनुमा कहलाने के बिल्कुल काबिल है, वो इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है। खुदा न खास्ता बाहर के मुल्कों की चाल चल गई। इनको दूसरी बात के बारे में तो सोचना भी नहीं मैं चाहती हूँ, लेकिन ये है कि अगर इनको बिल्कुल हटा दिया गया और ये सब लोग पुराने वापस आ गए गुलामी करने के लिए खास तौर पर, तो पाकिस्तान अगले 70 साल किसी और मजबूत शख्स का इंतजार करने की हिम्मत नहीं रखता। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अगर तारीख में देखें तो अब तक अमेरिका ने कितने मुल्कों को डिस्टेबलाइज किया है। अब हम इस वक्त इसी दौर से गुजर रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सकता है जब आपके अपने ही मुल्क के लोग, और ख़ास तौर पे वो ओहदेदारान जो कि काफ़ी लोगों ने मुंतखब किए हैं, कैसे भी वही सिंसियर ना हो मुल्क के साथ और आपके साथ। और अगर अमेरिका का प्लान है कि पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान और इराक बना दे, तो फिर सारी अवाम को असल कीमत पता चल जाएगी चीनी और आटे की। तब अगर आपको मौका मिले तो एक फिल्म देखिए, 2017 की है वो फिल्म, जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री के मुतालिक है। उसका नाम है वाइसरॉयज हाउस। इस फिल्म पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है और ना तनकीद। सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि 1947 में तक़सीम की गई थी तो वो कैसे की गई थी, और जो छुपा हुआ मकसद था नक्शे की लकीरों को एडजस्ट करने का, और जिन हालात में हमारे आबा व अजदाद उस वक्त ले थे पाकिस्तान के सफ़र के लिए, और जो कुर्बानियाँ दी थी, तो आप हकीकतन महसूस करेंगे कि शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुक्र करेंगे कि उस वक्त की कुर्बानी ने आज हमें अपने आज़ाद मुल्क में सांस लेने का मौका दिया। वरना थोड़ी देर के लिए दिल की आंखों से देखें, अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त वो सब कुछ ना हुआ होता तो इस वक्त हम सब मोदी सरकार के बने हुए कवानीन के तहत सांस ले रहे होते। इससे अगली बात है उन दिलचस्प सुर्खियों के पीछे खबरें और तज्जिए, और सबसे ज़रूरी बात है कमेंट सेक्शन, आवाम के नज़रिए, जिसके बारे में हवाला दिया था पॉडकास्ट के शुरू में। और फिर इनमें से एक या दो कमेंट किसी भारतीय नाम से लिखा हुआ पढ़ें। ये मिसाइल टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान का इलाका बेहतरीन है। कभी पढ़ा आपने ऐसा कमेंट? अब कोई इनसे ये पूछे कि आप पाकिस्तान के प्रोग्राम्स जो हैं उनको क्यों देखते हैं? अगर आपके दिल में इतनी नफरत है, अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? आप बहुत खुश हैं मोदी जी से, तो आप वहाँ पे खुशियाँ मनाइए। और एक और बहुत दिलचस्प बात नोट करने की है कि जो कमेंट लिखते हैं ख़ास तौर पर इंडिया से, उनमें से चंद लोग, सब नहीं, चंद लोग जो हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे अपनी वो नफ़रत जो है वो का इजहार करना होता है, वो पूरा नाम ठीक नहीं अपना लिखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको मुसलमान बना के PS अली और कुछ ऐसा करके। लेकिन जब लिखते हैं तो उनको ये ख्याल नहीं रहता कि हमारे लिखने के अंदाज से किसी को पता चल सकता है कि हम इंडियन हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वो जाल, जे,
ज़ोए ज़्वाद को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जैसे कि फ फूल जैसे होता है ना, उसको भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते। फूल को वो फूल कहते हैं ज़्यादातर। यहाँ तक ताल्लुक है ज़ाल, ज़े, ज़्वाद और ज़ोए, वो उसको जे के तौर पे बोलते हैं। जैसे कि है लफ्ज़ ज़रूर है या ज़रूरी है, उसको कहते हैं जरूरी, जरूर। और ऐसे उनका पता चल जाता है ये इंडियन है। तो ये कमेंट लिखना कि मिसाइल टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान का इलाका बेहतरीन है, अभी हाल ही में जो टेस्ट हुआ था जिसको उन्होंने बड़े आराम से कह दिया था कि वो एकदम से गलती हो गई है, आज तक कभी किसी मुल्क से ऐसी गलती हुई है। वापस आते हैं फिर दिलचस्प सुर्खियों की तरफ और टीवी चैनल्स के तज्जिए की तरफ। जैसा कि अब तक आप सब जान गए होंगे, बिलावल जरदारी की धमकी, तो ये धमकी के क्योंकि तहरीके अदम इत्तफाक का नतीजा डिले हो रहा था। हम अपोजिशन की इस तहरीक को तहरीक अदम इत्तफाक ही कहेंगे क्योंकि ये इसी काबिल हैं। अगर आप इन गैर संजीदा लोगों की आपस में से बेइतमादी और मतलबी इत्तेहाद को देखें तो तहरीक का सही नाम यही है। सबसे पहले ले के पीछे अगर आप ध्यान दें तो इमरान खान की वो स्टेटमेंट कि अब ये सब मेरे जाल में फंस चुके हैं। अपोजिशन की इस तहरीक और जलसों का वक्त 23 मार्च को होने वाली तकरीबात और OIC की कॉन्फ्रेंस जो बिलावल एंड को ने अपने मुस्तरिब तरीके का इजहार किया और उनको ये महसूस हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। भागे हुए मेंबरान को भी हमने एक्सपोज कर दिया है। ये वो उसी जाल का हिस्सा है जो कि उनको डेट दे दी गई थी। उसी जल्दी में उन्होंने उन मेंबरान को एक्सपोज कर दिया। बहरहाल पार्टी में हलचल शुरू हो गई और वो भी खास तौर पर नून लीग के जो दलाल चौधरी हैं उनको अपनी औकात नजर आने लगी कि ये जो टिकटें ऑफर हो रही हैं उन भगोड़ों को, तो जाहिर है इनमें से कुछ की टिकट्स जो हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। बिलावल जिसकी तरबियत धीमे अब्बा ने बहुत मुश्किल से की है, इसलिए कि उनको अपने ससुर का जानशीन चाहिए था और वो बेचारा जुनैद की तरह पाकिस्तान से बाहर अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसको लगता नहीं था शुरू में कोई इंटरेस्ट है सियासत में। मुझे पूरा वसूख है कि बिलावल को जायदाद से आग करने की भी धमकी दी होगी राह रास्त पर लाने के लिए, लेकिन उस ग्रूमिंग में अब्बा ने हिस्ट्री और रिसर्च के सब्जेक्ट पर जोर नहीं दिया। वैसे तो शरी रहमान की ड्यूटी लगी हुई थी, शायद आजकल भी हो, बिलावल की ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि बिलावल का मुताला कमजोर है और ग्रूमिंग में भी कमियां रह गई हैं। तो बिलावल को ये नहीं मालूम था मुंह खोलने से पहले कि नाना की खिदमात और तगोदो OIC के मुतालिक कितनी अहम है और आज तक उन कोशिशों को एक्नॉलेज किया जाता है और पजीराई दी जाती है। वरना हुकूमत को ये धमकी न देते और ना चंद घंटों में के बल लेटे लेटे अपने ही बयान को माफी की सूरत में नया ऐलान बनाकर देना पड़ता। ये जिम्मेदारी बिलावल पर भी है अगर वजीर आजम बनने के ख्वाब से बेदार नहीं होना। मौलाना की जिम्मेदारी तो किसी को भी तालीम देना अभी भी नहीं थी। सुना है 2 अरब रुपए किसी मजहबी शख्सियत को दिए गए हैं। अब मौलाना की चाल में जो एक छोटा सा स्प्रिंग नजर आता है, शायद इसकी वजह जरदारी की बजाय उनके सदर बनने के हसीन ख्वाब हैं। सॉरी, बीच में मौलाना का नाम मालूम नहीं कैसे आ गया। एक एजुकेटर के तौर पर जो कि मिसफिट था। इन्हीं की तरह तो बिलावल ने जब तनकीद की थी इमरान खान पर अमेरिका की विजिट पर, उनकी तकरीर पर, तो तब भी अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी बिलावल ने अपने कम मुताले का सबूत दिया था। उस वक्त बयान से साफ जाहिर होता था कि बिलावल ने ना तो इमरान खान की तकरीर सुनी है और ना पढ़ी है और ना किसी भी कायद ने, यानी कि उन्हीं की पार्टी के कायद ने उनकी रहनुमाई की। और अब जाहिर है मीडिया में किसी न किसी को इस बात पर ख्यालात का इजहार करना है या सोचना है बिलावल ने जुल्फकार अली की पॉलिसी से क्यों डेविएट किया। सवाल अगलों ने पूछ लिया और जाहिर है इस बात को सिर्फ उमर जमान साहब ही सही साबित कर सकते हैं। उसमें कोई ना कोई दलील ढूंढ लेंगे। बिलावल इसीलिए बहुत महफूज हैं कि किसी न किसी पुरानी लॉयल्टी की वजह से पीपल्स पार्टी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो पंजाब में से निकलने के बावजूद अपने आप को संभाले रखे हुए हैं ताकि सिंध हाथ से न निकल जाए। अगर सियासी हैसियत खत्म हो गई पर इन जैसे लोगों का अंजाम क्या होगा। हाँ, इसी लॉयल्टी से याद आया एक और नाम, चौधरी निसार। इनकी भी आज तक समझ नहीं आई कि पार्टी से बगावत करके, क्योंकि मरियम की थानेदारी कबूल नहीं थी और बिल्कुल जायज बात है इनकी, लेकिन अब तक वो खामोश बैठे हैं किसके इंतजार में। मौका ब मौका सुर्खी नजर आ जाती है चौधरी निसार की अचानक एंट्री टाइप की। ये ऐलानात बेशक थोड़े पुराने हो गए हैं और वैसे भी कुछ देर से उन्होंने बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाई। और मचता था कि कॉन्फ्रेंस बुलाई है अहम ऐलान करने के लिए और आखिर अंजाम वही होता था, खाया पिया कुछ नहीं। पर आगे आप जानते हैं।
سچ میں بالکل مزہ آ جائے اگر واقعی میں چودھری نثار ارادہ کر لیں تحریک انصاف جوائن کرنے کا اور پنجاب کا صوبہ سنبھال لیں تو نون لیگ کی حالت قابل دید ہوگی۔ یوں ہی بس ایک معمولی سی چھوٹی سی خواہش ہے سچ مچ کی، اور بھی دلچسپ سرخیاں دیکھتے ہیں۔ اچھی انٹرٹینمنٹ ہے۔ 20 مارچ کی دلچسپ سرخیوں میں اپوزیشن کا وائرس نکل گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، کپتان کے باؤنسرز اور یورکرز، عدم اعتماد تھکنے والا ہے، لمبی منصوبہ بندی تیار۔ اپوزیشن نے کون سی بڑی غلطی کر دی؟ اگلی سرخی، استعفیٰ دو گھر جاؤ، دوبارہ الیکشن لڑ کر آؤ، ضمیر فروشوں کے لیے سپریم کورٹ کے 10 ججز کا پہلے سے موجود اہم فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی وہ واردات جو اقتدار بچانے کے لیے انہوں نے کی تھی عمران خان نہیں دہرا رہے۔ اگلی سرخی، فیصل آباد کی عوام راجہ ریاض کے گھر لوٹے لے کر پہنچ گئے۔ کی قسم عمران خان کے بغیر 10,000 ووٹ لیے تھے اس نے۔ راجہ ریاض کو بڑی جٹائی سے طوطے کی طرح ایک رٹا ہوا بیانیہ اپنے دفاع میں بولتے دیکھا ہے کہ عمران خان خود تو ایماندار ہے مگر اس کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، بہت کھوکھلا سا بیان تیار کر رکھا ہے انہوں نے خامخواہ میں۔ ان کے کلیجے میں 3 سال سے ابال کی طرح اٹھتا تھا درد مہنگائی کا، آخر کار ابالا آ ہی گیا۔ سمیع ابراہیم نے ایک بہت دلچسپ خبر دی ہے، سرخی ہے ملاقاتیں کامیاب، خان نے مقدمہ جیت لیا، اپوزیشن کی چیخوں کی گونج اندر کی کہانی۔ یہ پوڈ کاسٹ 20 مارچ کو ریکارڈ کی تھی لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ مکمل ہوئی اور نہ پبلش ہوئی۔ آج ہے 23 مارچ۔ اب دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب میں نے چودھری نثار کی بات کی تھی تو سچ میں ابھی اور بھی اعتبار ہو گیا ہے کہ جس چیز کی خواہش کریں۔ آپ کو یاد ہے یہ سب سے پہلے میں نے سینٹنس پڑھا تھا، وہ جو کتاب ہے مشہور زمانہ الکیمسٹ، کہ جس چیز کو تم بہت زیادہ چاہو گے تو یونیورس جو ہے کنسپائرز ٹو برنگ دیٹ یو۔ تو وہ علیحدہ بات ہے کہ جب شاہ رخ نے بولا تو بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن الکیمسٹ میں یہ سب سے پہلے پڑھا تھا میں نے۔ تو چھوٹی سی یہ خواہش تھی میری کہ کیا ہی اچھا ہو کہ چودھری نثار واقعی میں ایک دم سے متحرک ہو جائیں۔ اور آج 23 مارچ ہے، یہ جو پہلی ریکارڈنگ تھی کیونکہ مکمل نہیں ہو سکی تو سوچا کہ اب آج کی خبر جو ہے 23 مارچ کی ان کو ساتھ شامل کر کے آپ کے ساتھ بات کر لیں، اس کی خوشی منا لیں کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے، کچھ لگتا ہے ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہلچل تو بڑھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگلی بات کی جائے، آپ سب کو 23 مارچ کی بہت مبارکباد ہو، اور اس سال اس طرح شاندار ہو گیا، سب مشکلوں اور ہنگامہ آرائی کے باوجود 75 سال کی سالگرہ کے شایان شان ہے۔ اور ایک بات سے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ جتنے پرائیویٹ چینلز ہیں صرف حکومت کے چینلز دکھا رہے ہیں، اس قسم کی پریڈ جو ہے، اس قسم کے جو سیلیبریٹری چیزیں جو ہوتی ہیں جن سے عوام جو ہے خوش ہوتی ہے، ان کا دل بڑھتا ہے، ایک قسم سے جذبہ بڑھتا ہے ان میں، یہ سب چینلز کو دکھانا چاہیے۔ وہ لگے ہوئے ہیں اسی سیاسی منجن کو بیچنے کے لیے کہ اس کو بٹھایا، وہ اس بات کر رہا ہے، وہ تجزیہ کر رہا ہے، پیٹ رہے ہیں ایک ہی لکیر کو۔ ایک دن کے لیے کم سے کم لوگوں کو خوش ہو لینے دیں۔ پاکستانیوں کو اس سیاست کی ڈرگ ہوتی ہے نا، بالکل، تو انہوں نے یہ بھی جو ایک قسم سے سیاست کا جو تجزیہ ہے، یہ بھی ایک ڈرگ کے طور پہ کام کرتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ ایک اور خبر بہت انٹرسٹنگ نظر آئی ہے اور وہ ہے کاوی مساوی معافی نامہ سامنے آ گیا۔ اس وقت خیال آیا کہ عرفان ہاشمی نے تو بہت اچھے انٹرویوز کیے تھے اس آدمی سے، لیکن تھوڑا سا مشکوک یہ تب بھی لگا تھا، تھوڑا سا اس کا عرفان ہاشمی کے ساتھ انٹرویو دیکھا ہے، کیونکہ عرفان ہاشمی نے کوشش کی ہے اس کے سوال وغیرہ کرنے کی، اس کو پوچھنے کی کہ اس نے مائنڈ کیسے اچانک چینج کر لیا۔ لیکن باقی باتیں آپ چھوڑ دیں، جب وہ بار بار صرف ایک ہی بات کر رہا تھا، ہر بات ختم ہونے کے بعد ایک بات کر رہا تھا، نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی نہیں ملا، اس کو وہ بار بار اسی چھوٹے سے انٹرویو میں ریپیٹ کر رہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ملا، تو صاف پتہ چل جاتا ہے بالکل پیسہ بولتا ہے، اور نواز شریف گھر بیٹھے ہوئے پیسہ لٹا رہے ہیں، اور ان کے خیال میں واپس پیسہ کرنا پاکستانی قوم کو زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوگا کہ واقعی میں انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کو تو اپنی عزت پیاری ہے، ان کو تو ثابت کرنا ہے کہ میں تو بہت امین ہوں، بہت صادق اور امین ہوں، میرے تو باپ کا پیسہ تھا، میرے تو باپ کا کاروبار تھا، میں نے تو چرایا ہی نہیں ہے پیسہ، میں نے تو آفشور کمپنیز ہی نہیں بنائی، حکومت کے جو ٹریجری ہے اس کو تو خالی نہیں میں نے کیا۔
कभी शाहाना खर्चे ही नहीं किए। नवाज शरीफ लाखों डॉलर हर उस काम पर लगा सकते हैं जिससे पाकिस्तान के हालात को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की हुकूमत को नुकसान पहुंचे और ख़ास तौर पर इमरान खान वर्टेडली कौम को नुकसान पहुंचेगा। और तो अगर नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अपना पैसा लुटा कर अपनी इज्जत जो है उसको बहाल कर लेंगे, तो इज्जत तो अल्लाह देता है, पैसे से तो खरीदी नहीं जा सकती। तो एक तो साफ जाहिर हो गया कि बार बार ये कहने से कि कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कोई उससे ये पूछे कि आज तक जो ऑफशोर्स कंपनी है और वो जो ब्लैक से वाइट करते हैं पैसे को, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि ये भी तो लॉयर है, लेकिन वो जो इससे भी बड़ी लॉ कंपनीज हैं जो कि ये सारे पैसे को डील करती हैं, आया वो कभी पता चलने देते हैं कि कहाँ से पैसा कैसे गया और किस शेप में गया? कभी उसका कोई ट्रेस मिलता है किसी को, कभी इसका कोई सबूत मिलता है उसको? इसी वजह से तो पार्लियामेंट में जब एक विजिट की थी इन्हीं दिनों में, वो पनामा के टाइम पे नवाज शरीफ ने, तो आपको वो स्टेटमेंट शायद याद हो, पार्लियामेंट में खड़े होके, होनी चाहिए वैसे आपको याद, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में कभी नवाज शरीफ ने तशरीफ नहीं रखी थी। जब ये नया नया पनामा का चक्कर शुरू हुआ था तो तब नीचे था, नजरें किसी से मिलाई नहीं थी, लेकिन ये कहा था साबित करके दिखाओ। कमाल की बात यह है कि पैसा ऐसी बला है कि एक पढ़े लिखे मैच्योर आदमी, वो मसावी जो है वो छोटे बच्चे तो नहीं है। बात वहाँ पे ख़त्म होती है कि अगर आपके अपने घर में लड़ाई होगी तो अपने मुल्क में गद्दार अगर होंगे, मुल्क को बेचने वाले खारजा पॉलिसी की ओड़ में डील्स करते रहेंगे, बोलियां लगाते रहेंगे, तो लालची गैर को फिर झूठ बोलने में कोई आर नहीं होगी। इस मसावी इंसान को पैसा जेब में डालकर माफ़ी मांगते हुए ये भी ख्याल नहीं आया कि वो पहले झूठ बोल रहा था, या अब जिस तरीके से ये 1 साल पहले इरफान हाशमी को इंटरव्यूज दे रहा था, लग रहा था कि इसको पैसों की ज़रूरत है, शायद मालूम नहीं, हो सकता है इसकी फर्म बैंकरप्सी की तरफ जा रही हो, हमेशा खर्चों की बात करता है। पहले उसने पिछले साल पाकिस्तान की हुकूमत से पैसे लेने का प्रोग्राम बनाया और यही वजह है कि आज मरियम सफदर को भी मौका मिल गया बात करने का। अब समझ आता है कि शहजाद अकबर कहाँ पर छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हुए हैं। और रहा ताल्लुक मरियम का, तो उसको तो सच्ची बात यह है, झूठ बोलने की एक एकेडमी बना लेनी चाहिए बाकायदा तालीम देने के लिए, दूसरे लोगों का भी कुछ भला हो जाए। पाकिस्तान की आवाम को 23 मार्च के हवाले से, OIC की कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है कि अपोजिशन के ये चंद लोग जो आगे आगे टीवी पर नजर आते हैं और अपने आप को रहनुमा बोलते हैं, ये मुल्क और आवाम का भला नहीं सोचते, ना सोचते थे, ना सोचते हैं और ना कभी सोचेंगे। वैसे तो बेशक हम सभी, सारी कौम माशाल्लाह पेट से सोचते हैं, इसलिए हमेशा आटा दाल और चीनी का व्यंजन बिकता रहता है। लेकिन यही अपोजिशन जो है, ये जब चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत बनाने जा रही है, तो आया प्लान इनका है अवाम को ये कैसे सब कुछ सस्ता करके देंगे। बाकी सुर्खियां एक तरफ, और आज की सबसे अहम अवाम की आवाज़ और न्यूट्रल लोगों को पैगाम। ये पैगाम एक बहुत पैशनेट शख्स का है जो बहुत से लोगों की आवाज़ है। शो का नाम है व्हाट द सच। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। YouTube पर वीलॉग है जो ऐसे ही सच बातों पर वीलॉग होता है। मैंने असली ज़िंदगी में देखा है, तजर्बा हुआ है कि सच बोलने वाला और रसूल परस्त हमेशा अकेला रह जाता है। दूसरे सारे अक्लमंद एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, मुनाफिक एक दूसरे का साथ देते हैं। असल में तो वो इस इंसान की जरूरत से खौफजदा होते हैं, कामयाबी पर हसद बीमारी में मुब्तला होते हैं। ये मोहलक बीमारी इनकी अपनी होती है, लेकिन कोशिश करते हैं दूसरे को देने की। इस वीलॉग की बात हो रही थी, न्यूट्रल रहने वालों को उन्होंने जगाने की कोशिश की। मौका मिले आपको तो ज़रूर सुनिएगा। कैसे उस शख्स को अकेला छोड़ा जा सकता है जो इस पूरे मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए और बका के लिए लड़ रहा हो, गरीब को ऊपर उठाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने के लिए अपनी सब कश्तियां जला चुका हो, उसको इन सब गिद्धों और चीलों से लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया हो। फिर जो बात करते हैं, ये जो न्यूट्रल लोग हैं, ये अपने अपने फ़ायदे लेते हैं या लिए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम इस बात को सच समझ लें? वैसे एक तो वजह समझ आती है अगर वाकई न्यूट्रल की गेम चल रही है। पहली वजह तो ये हो सकती है जो अभी बात की आपसे कि वाकई हम समझ लें सच। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि काफ़ी देर से समझा रहे हों कि थोड़ा सा रुख चेंज करें या कुछ करें, जो भी गाइडेंस दे रहे हों, और वो देखते हों कि
कोई बात नहीं सुनी हमारी, तो फिर बाद में यूं ही सोच दिया कि ठीक है जी, जो दिल करता है करो, आपने हमारी बात नहीं माननी। और तीसरी वजह यह है कि जो इंडिया के अखबारों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि खास तौर पे चंद एक वो क्लिप्स उनकी नजर आई हैं कि आर्मी चीफ इमरान खान को चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। ये इस वक्त भारत का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और अगर इसमें सच भी है तो इसकी वजह हो सकती है वो वजह नहीं जो कि मेजॉरिटी समझेगी। वजह वो हो सकती है जो कि आपसे उस खबर की बात की थी जो कि सीक्रेट एजेंसीज के हवाले से बताई गई थी। तो ये भी ख्याल हो सकता है कि अगर इस्तीफा दे दे तो टारगेट जो है वो हट जाए। बात सोचने की ये है कि ये जो तहरीक है उसको पहिए एकदम से कैसे लग गए। आपको अच्छा खासा पता है कि कितनी देर से अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो कब से गिनती कर रही थी, मैं बादशाह तू वजीर, और नहीं मैं बादशाह तू वजीर। इनका आपस में जो है वो इत्तेहाद बहुत मुश्किल था। ये तो बहुत देर से लगे हुए थे, तो एकदम से इस तहरीक को जो पर लगा दिए वो किसने लगाए। लेकिन बाहर की कोई कुव्वत तब तक पर नहीं लगा सकती जब तक हमारे अपने मुल्क कुछ मुहिब्बे वतन उड़ने का शौक न रखते हों। ये तहरीक कैसे आगे लाई गई, बाहर की एजेंसियों ने कैसे इन लालची और बेज़मीरे लोगों को मुतहर्रिक किया। मौलाना अपने आप को कौन से दीन का अलमदार समझते हैं। मौलाना ने बैनुल अक़वामी सतह पर कब कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, कब टेररिज्म के खिलाफ दूसरों को समझाया है कि इस्लाम अमन का मज़हब है, बिल्कुल वैसे जैसे दूसरे मज़ाहब अमन के मज़ाहब हैं। जहाँ तक इत्तेहादियों का मसला है वो बजाते खुद एक मसला है। हर कोई अपने आप को अवाम के गम में घुला हुआ पेश करता है, लेकिन वापस अपने हलकों में कितनी दफ़ा जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि कुलसूम नवाज लंदन में ड्रिप या पैलेटिव केयर में थी, मतलब शदीद बीमार थी, और लाहौर में इलेक्शन अपने हलके से जीत गई थी। ऐसी बीमार और मुर्दा जमहूरियत कौन से मुल्क में मिलती है। नून लीग सिर्फ एक खानदानी पार्टी है और इनके दूसरे मेंबरान इस बात पर खुश हैं कि महल्ले में इज्जत है, खामोशी से कारोबार जारी है, हुकूमत से तनख्वाह अलहदा मिलती है, फ्रेंच बेनिफिट्स बेतहाशा हैं। किस मट्टी के बने हैं ये लोग। उधर नून लीग का सरबराह और मुल्क चलाने के ख्वाब देखने वाली बेटी अपनी माँ को पैलेटिव केयर में छोड़कर वापस पाकिस्तान पहुंच गए थे कि शायद अब इक़्तिदार वापस मिल जाए। क्या ये लोग सच में समझते हैं कि इनको मौत नहीं आनी कभी। और इस बात से याद आया, एक और ही बहुत ही शर्मनाक हादसा आज के दिन हुआ, या शायद कल हुआ। तोकी का वाकया अब तक आप सबने सुन लिया होगा। इस वाक़े के बाद तो लगता है वाकई में हमारे लोग इन लोगों के यानी कि वेस्ट के गुलाम रहने के काबिल हैं, क्योंकि जिन्होंने तोकी में इस गरीब इंसान को मारा और फिर उसकी लाश की मौजूदगी में जानवरों की तरह खाना खाया। आप सबसे माजरत है कि अगर आपको जानवर का लफ्ज़ बुरा लगा, इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर इंसान होते तो लाश की मौजूदगी में कैसे कोई निवाला हलक से गुजार सकता है। ये खबर सुनकर मुझे यूं ही लगा काश मैं वहाँ पर होती तो शायद इतना चीखती कि और चीखने की हिम्मत न रहती। तो शायद वो लोग जो बैठे खाना खा रहे थे, एक लाश को एक साइड पर रखकर शायद किसी एक के दिल में कोई एहसास पैदा हो जाता। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.